Hello friends and welcome to Sleepy Classes in another lecture for your Political Science and International Relations crash course. अब आज के crash course में again we will be looking at two very important topics with regard to Indian government and politics, particularly आपकी strategies for national struggle as well as Indian political thought. ठीक है, ये दोनों ही जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है. द फर्स्ट इज फ्रॉम 2020 जिसके अंदर रेवोल्यूशनरी एंड मिलिटेंट नेशनल जो स्ट्रगल के अंदर जो उनकी कंट्रीब्यूशन थी इन स्ट्रैटेजीज की उसके बारे में पूछा गया था. एंड नेक्स्ट द रैडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट. ठीक है, अब दोनों ही क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. राइट, दिस वेरी इंपॉर्टेंटली आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, बट ये मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ा जो एलिमेंट है इसको आप PSIR की स्ट्रैटेजीज वाला जो पार्ट है उसके अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, किस तरह से ऑप्शनल रिक्वायर्ड आंसर डालते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलरली विद रिगार्ड टू द रैडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव, अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चंस उठ सकते हैं. अब रैडिकल ह्यूमनिज्म किसने दिया था? M.N. रॉय ने दिया था. तो बेसिकली आपके इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो कि पेपर 1 पार्ट ए का पार्ट है उसको इन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट की स्ट्रैटेजीज के अंदर पूछ लिया. सो there are chances that some students might feel extremely intimidated by this question, but base वही है कि radical humanist thought जो कि M.N. रॉय ने आगे रखा था उसी को आपने इन द स्कोप ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है प्लेस करके समझाना है. राइट, दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप काम ड्यूरिंग द पेपर, टू इंटर रिलेट ड्यूरिंग पेपर्स. राइट, क्योंकि UPSC कोई भी हार्ड एंड फास्ट साइलोज नहीं बनाता है सब्जेक्ट्स के. तो बहुत बार ऐसा होगा कि एक पार्ट का क्वेश्चन जो है जो आप एसोसिएट करते हैं विद अ सर्टेन पार्ट वो दूसरे पार्ट में पूछ लिया होगा. एंड नॉट जस्ट विद ऑप्शनल, GS के अंदर भी जो फ्लूइडिटी है ये मेंटेन रहती है. राइट, सो ऑफन क्वेश्चन से जो कि ऐसे लगता है कि GS3 का पार्ट होना चाहिए, GS2 में पूछ लिए जाते हैं, GS1 में पूछ लिए जाते हैं. तो इस तरह की फ्लूइडिटी जो है शुड नॉट इंटिमिडेट यू or should not create any sort of anxiety in the paper for you. Right, now before moving ahead, along with this crash course, another thing that can be very useful for you is the mains test series for PSIR जिसके अंदर आपको 10 tests मिलते हैं, 4 half length tests, 6 full length tests. Apart from this, you also get current affairs lectures. Right? करंट अफेयर्स के लेक्चर्स भी जो हैं आपको मिलते हैं फ्रॉम जनवरी 2022 ऑनवर्ड्स, जिसके अंदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की जो है कंप्लीट कवरेज है, जहां से आप स्कॉलर्स, आर्ग्यूमेंट्स टू बैक अ सर्टेन इशू, क्रिटिसिज्म्स, ये सब जो है वहां से इनकलकेट कर पाएंगे. ठीक है, तो ये जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय कॉलिंग ऑन द नंबर बिलो. इसके अलावा इम्पॉर्टेंटली हमारा बैच 3 जो है फॉर 2023 उसकी भी शुरुआत हो गई है, which includes over 300 comprehensive lectures जो कि 6 महीने में आपका पूरा का पूरा PSIR का सिलेबस कंप्लीट करा देंगे. every topic, every sub topic, along with this keeping in mind the dynamism of the subject, and काफ़ी चीज़ें, काफ़ी issues dynamically उभरते रहते हैं. within these courses आपको हमारा जो monthly current affairs हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे, मंथली करंट अफेयर्स फॉर PSIR. ठीक है, सो PSIR के जुड़े जो भी उस महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो आपको सब्सिक्वेंट मंथ में पूरे कवर करा दिए जाएंगे. तो जनवरी 2022 ऑनवर्ड्स जो हैं ये करंट अफेयर्स अवेलेबल होंगे आपके कोर्स में मंथली. सो अराउंड 8 to 9 लेक्चर्स जो हैं पर मंथ ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं, ये भी आपके कोर्स के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे अपार्ट फ्रॉम वीकली आंसर राइटिंग एंड टेस्ट सीरीज ऑफ 4 हाफ लेंथ टेस्ट एंड 2 फुल लेंथ tests. So depending on your requirement, do you want evaluation, do you not want evaluation, do you want mentorship or not, right? उस हिसाब से आप अपना कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं. You can call on this number to enroll for the course, or you can drop us a mail on sleepy.classes@gmail.com. तो चलिए वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो की है कि अब अगर आप
फिजिकल क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं, सो स्लीपी क्लासेस की अब फिजिकल क्लासेस भी वेरी इंपॉर्टेंटली अवेलेबल हैं फॉर GS एंड आर ऑप्शनल्स PSIR एंड सोशियोलॉजी। ठीक है, मोहाली विच इज़ इन चंडीगढ़ ट्राई सिटी एरिया, वहाँ पे जो है हमारा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट अवेलेबल है। इंपॉर्टेंटली इफ़ यू नीड एनी हेल्प विद रिगार्ड टू अकोमोडेशन एट्सेट्रा, हमारी टीम आपके साथ कंप्लीट हेल्प करेगी इन इंश्योरिंग दैट यू आर एबल टू गेट अ गुड प्लेस टू स्टे एज वेल, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो भी बढ़िया चलती रहे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब टुवर्ड्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ आस्क्स यू टू ट्रेस द रोल ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड मिलिटेंट नेशनल मूवमेंट्स इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, ट्रेस का क्या मतलब हो गया? अब बेसिकली आपने डिस्कस करना है कि क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं, क्या रोल प्ले किया है रेवोल्यूशनरी एंड मिलिटेंट जो स्ट्रैटेजीज थी उन्होंने विद इन द नेशनल मूवमेंट। अब स्ट्रक्चर के तौर पे सबसे पहले तो यू शुड बी टॉकिंग अबाउट कि रेवोल्यूशनरी या मिलिटेंट नेशनलिज्म बोलते किसको हैं। तो आपके जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स की हम बात करते हैं, राइट, इनको हम इंक्लूड कर देते हैं इन द रेवोल्यूशनरी एंड मिलिटेंट नेशनल मूवमेंट्स। इनफैक्ट वी कैन टॉक अबाउट कि किस तरह से इनका भी जो है एक तरह से उतार चढ़ाव रहते आए हैं इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। सो फॉर एग्जाम्पल, आपकी अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर जो मॉडरेट फेज था, जो कि स्ट्रैटेजीज ऑफ पीस, प्रेयर, पिटिशन, जो ट्रिपल पी स्ट्रैटेजी थी, उसको निभाता था। अब उससे क्योंकि कोई रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा था, तो सबसे पहला फर्स्ट वेव ऑफ आपके रेवोल्यूशनरी एंड मिलिटेंट स्ट्रगल जो है वो निकल के आई, जहां पे जब हम स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट जो है देखते थे, राइट। पर्टिकुलरली आपके बंगाल, महाराष्ट्र, इन सब के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट थी। और आपकी जो तिगड़ी थी ऑफ बाल, लाल, बाल, पाल, ये जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट थी ड्यूरिंग दिस फर्स्ट वेव ऑफ रेवोल्यूशनरी और मिलिटेंट स्ट्रगल, राइट। सो एक तरह से एक जो एब आ रहा था इन द नेशनल मूवमेंट बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स एंड देयर फेलियर्स adopted by the moderates of INC, this led to the rise of extremist और revolutionary movement का first phase, जिसके कारण all of these cultural media were also evolved, which allowed for masses to participate in the activities as well. साथ ही साथ में by indulging in revolutionary activities, they were able to restore the national movement from the decline it was facing due to the triple P strategies of the moderates of INC. Then very very importantly, apart from this, इसके बाद जो है हमारा second phase भी आता है, जिसके अंदर आपके इम्पॉर्टेंटली जो आपकी रेवोल्यूशनरी पार्टीज थी उनका राइज होता है। एंड यू ऑल्सो सी द राइज ऑफ यंग रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स, पीपल लाइक भगत सिंह, राइट, जिनकी सैक्रिफाइसेस के कारण ये सेकेंड फेज जो है और भी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, राइट। तो आप फेजेस की भी बात कर सकते हैं, किस किस टाइम पे ये इमर्ज हुआ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, उसकी भी बात कर सकते हैं, ठीक है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन क्या है, ट्रेसिंग द रोल। तो रोल सिर्फ टाइमलाइन की बात नहीं कर रहा, रोल किस चीज की बात कर रहा है कि कॉन्ट्रीब्यूशन क्या थी, क्यों इंपॉर्टेंट थे, क्या रोल प्ले किया उन्होंने इन पुशिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट, राइट। तो इसके अंदर आपने सिग्निफिकेंस या उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है उसके ऊपर नजर डालनी है बिफोर कंक्लूडिंग द आंसर, जहां पे आप इनकी कुछ लिमिटेशंस या क्रिटिकल एनालिसिस जो है उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। Now at the very outset we have talked about that how revolutionary nationalism was one of the multiple strategies जो कि adopt की गई थी during the Indian national movement. Now during any long lasting movement or struggle there is always multiplicity of strategies, क्योंकि अगर आप एक ही strategy अपनाते हैं you never really realize that is it working or is it not। अगर हम बाकी strategies के साथ और ज़्यादा push कर सकते हैं अपना argument,
मूवमेंट, तो इसीलिए हमेशा ही वेरियस मूवमेंट्स में वैरायटी ऑफ स्ट्रैटेजीज जो है वो इंक्लूड होती है। तो इसी तरह से वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, गांधीयन मेथड्स, वाज आल्सो योर रेवोल्यूशनरी एंड मिलिटेंट methods. Now first wave and second wave दोनों के ही अंदर there were certain areas जो कि बहुत ज़्यादा active थे when it came to revolutionary and militant movements. A couple of these areas were आपका West Bengal, Maharashtra and Punjab. These were predominant areas जहाँ पे revolutionary and militant nationalism both in its first as well as second phase काफ़ी ज़्यादा popular थी. Importantly, after the first wave, wherein there was a failure of moderates, आपकी जो early 20th century के अंदर जो emerge हुई, उसके अंदर उनकी काफ़ी ज़्यादा collaborations हुई, not just in the domestic sphere, but also with the revolutionary struggles जो कि across the world emerge हो रही थी. So if it was to do, there was a lot of inspiration drawn from the Irish movement, from the communist struggle, from the kind of parties and revolutionary movements जो कि आपकी USA और Canada में active थी, जैसे कि गदर पार्टी etc. तो इन सब की contributions की जो है हम बात कर सकते हैं. Now how was the growth encouraged? तो सबसे ज़्यादा vital factor हम कहते हैं at least during the first wave निकल के आया था was the religious revivalism, which was also one of the ways to connect with the masses, right? So we saw that there were a number of influences, including the American War of Independence, जो Irish struggle for freedom चल रही थी, unification of Italy की गई थी, and importantly led by two huge Italian figures जिनके बारे में वर्ल्ड हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, मजीनी एंड गारिबाल्डी. अपार्ट फ्रॉम दिस 1905 के अंदर जो जापान की विक्ट्री हुई थी ओवर Tsarist Russia, which was the first for any Asian country, was also seen as a huge inspiration for a country like India to pick up arms against the colonial रूल. ठीक है, तो यहाँ पे अ नंबर ऑफ फेस्टिवल्स, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, शिवाजी फेस्टिवल जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, गणपति फेस्टिवल जो है बहुत ज़ोरों शोरों से मनाया जाता था. अपार्ट फ्रॉम दिस नेशनल एजुकेशन जो है इस पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस किया गया था. एंड साथ ही साथ में आपके दो मेन टूल्स और स्वदेशी एंड बॉयकॉट जो है उनको भी काफ़ी ज़्यादा इनकरेज किया गया था. ठीक है, ना इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंटली कुछ राइटर्स भी थे जिनके इंपॉर्टेंट वर्क्स ने स्ट्रगल किया था जनरेशन ऑफ रेवोल्यूशनरीज को, इंक्लूडिंग द वर्क्स ऑफ बंकिम चंद्र चैटर्जी, स्वामी विवेकानंद एंड इंपॉर्टेंटली औरोबिंदो घोष, जो कि इनिशियली पहले रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल का भी हिस्सा थे बट लेटर ऑन ही अपना स्पिरिचुअल एंडेवर के अंदर बढ़ के वो ऑरोविल की तरफ बढ़ गए. राइट, देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली बिफोर यू इवन टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस, इसके अंदर यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट आपका सेकेंड वेव. ठीक है, जिसको मेंशन करना भी इंपॉर्टेंट है, विच सॉ द राइज ऑफ HSRA एंड लीडर्स लाइक आज़ाद, लीडर्स लाइक भगत सिंह, जिन्होंने इंस्पायर्ड फ्रॉम द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन अब द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म को रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल के साथ कंबाइन करके एक न्यू फॉर्म ऑफ रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल अपनाया, which wasn't as based on religious revivalism as the first wave was, right? So this had a greater socialist content inspired by the communist movement and the kind of violent struggles and sacrifices that are often required. ठीक है, तो इसके अंदर you can also add a couple of lines about the second wave and HSRA and भगत सिंह, आज़ाद, इन सब की, उधम सिंह etc. की contributions. Now we come to the idea of significance of revolutionary nationalism, कि क्या रोल इन्होंने प्ले किया in the national in the Indian national movement and furthering the cause of the freedom struggle. The first was participation of youth, right? Even though mass movements जो है usually महात्मा गांधी को credit दिया जाता है, but one of the reasons that masses were able to join in huge numbers was the kind of awareness which was inculcated by the first wave of revolutionary struggle, जहाँ पे अब elitist groups जो कि ट्रिपल पी स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स की स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे थे, पहली बार यूथ एंड मासेस को इन्वॉल्व किया था थ्रू रिलीजियस फेस्टिवल्स, थ्रू स्वदेशी,
थ्रू बॉयकॉट, थ्रू नेशनल एजुकेशन के प्रोग्राम्स। तो ये जो अवेयरनेस, ये जो एंथुजियाज्म यूथ में जनरेट हुआ था, इनको बढ़िया तरीके से गांधी जी फिर यूटिलाइज कर पाए थे अपने मास मूवमेंट में। इनफैक्ट ड्यूरिंग द सेकेंड वेव, व्हेन यू सी द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज न्यूमरस यंग फ्रीडम फाइटर्स विद इन द HSRA, तो आपको दिखता है कि किस तरह से यूथ एंड उनके बीच की जो एनर्जी थी, दे वांटेड टू यूटिलाइज दैट फॉर द कॉज ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। Then is the idea of growth of nationalism. तो यहाँ पे बिपिन चंद्र बोलते हैं that yes, we talk about phases of revolutionary and militant nationalism. Why? Because the kind of violence, because of the kind of large scale sacrifices जो कि entail करता है revolutionary and militant movement, तो इसको फॉर अ लॉन्ग टाइम कैरी ऑन करना कैन बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। साथ ही में क्योंकि बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ बिग सैक्रिफाइसेस इट रिक्वायर्स, नॉर्मल मासेस जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। देयर आर ऑलवेज स्मॉल ग्रुप्स ऑफ एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक एंड मोटिवेटेड पीपल जो कि इनका हिस्सा बनते हैं। तो ऑफन इंडिविजुअल रेवोल्यूशनरी स्मॉल सीक्रेट ग्रुप्स, व्हाई? बिकॉज दे वर ऑल्सो फेसिंग रिप्रेशन फ्रॉम द कॉलोनियल स्टेट। ठीक है, बट इनकी जो स्ट्रगल थी, इनकी जो सैक्रिफाइसेस थी, इनके रेपरकशंस या कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा थे। क्यों? बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ सैक्रिफाइसेस जो कि ये करते थे। उधम सिंह का जाके यूके के अंदर गोली चलाना, या भगत सिंह एंड राजगुरु, इन सब की इतनी यंग एज में फांसी इनको चढ़ जाना। ठीक है, दीज वर पॉइंट्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मासेस, एंड दैट इज व्हाई बिपिन चंद्र सेज दैट दे आर क्रेडिटेड फॉर गिविंग अस pride in our manhood back to our nation, right? The fact that एक जो nation इतनी docile बन गई थी under the colonial rule, that it could rise up against and put forward a more, a very assertive stance through these revolutionary actions was something which was very inspiring. Then very importantly, this was also a major political force against the British. यहाँ पे शुक्ला सन्याल जो है आर्ग्यू करते हैं कि स्पेशली बंगाल के अगर हम देखें, बंगाल के अंदर स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट के कारण पहले 19th सेंचुरी में एंड देन 20th सेंचुरी के अंदर बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म जो है निकल के आया, जिसके कारण several various strands of the national movement could come together to be a unified force against the British colonial masters. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को नहीं सुनेंगे, अगर जो INC द्वारा अडॉप्टेड मेथड्स है उनकी तरफ कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, then they will have to face the wrath of the revolutionary movement. So rather than running counter to each other, what does Sanyal try to say? That in fact both the constitutional methods and the revolutionary actions were interdependent on one another, that if one does not work then the other should, right? So एक carrot and stick policy हमारे national movement में भी exist कर रही थी, that if constitutional methods say there is no improvement that the colonial masters can ensure, then revolutionary violent action will have to be taken up. Then importantly, नए नए टेक्निक्स ऑफ स्ट्रगल जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें स्वदेशी के आइडिया की, बॉयकॉट के आइडिया की, पैसिव रेजिस्टेंस के आइडिया की, all of these new techniques which were later on further developed by other strands of Indian national movement also were first put forward by the revolutionary and militant strategies. Then very importantly, they also provided INC को support, right? जहाँ पे INC जो है could gain a talking point with the colonial masters and a way of mediating between the more revolutionary strands of Indian national movement on one hand and the British Empire on the other. Then very importantly, they were also an embodiment of national unity, that regardless of religion, caste, creed, gender, these young, enthusiastic, extremely patriotic, youth of India were ready to make sacrifices for the sake of the entire country. ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। साथ ही साथ में यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट भी आ गई थी, राइट? इनफैक्ट देयर वर अ नंबर ऑफ विमेन हु जॉइन्ड द रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल, thereby also ensuring that this wasn't an entirely male led approach, but there were also women जिन्होंने अपने contributions जो हैं इसके अंदर दिए। Now very very importantly, apart from this, conclusion के अंदर एक critical analysis आगे रखना बहुत ज़्यादा
ज़रूरी है। क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर आपके एस गांगुली की जो किताब है ऑन द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, उसके अंदर काफ़ी बढ़िया क्रिटिसिज्म्स दिए गए हैं दैट इवन दो देयर वाज अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन, देयर वाज अ मैसिव रोल प्लेड बाय द रेवोल्यूशनरी एंड मिलिटेंट स्ट्रगल व्हेन इट कम्स टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट, देयर वर सर्टेन शॉर्टकमिंग्स जिसके कारण इनका रोल जो है और प्रिडोमिनेंट या और प्रेवलेंट नहीं हो पाया। The first was obvious numerical limitations, जहाँ पे एक बहुत ही छोटा पार्ट था and often mainly belonging to well-off families of India जो कि participate करता था in these revolutionary struggles and उनकी तरफ donations etc. भी देता था। देन वेरी इंपॉर्टेंटली जिनके साथ ये सिनर्जीज ड्रॉ कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम गदर पार्टी की बात करें या रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल्स अक्रॉस द वर्ल्ड की बात करें, ये बेसिस जो है बहुत ज़्यादा दूर थे, राइट। तो डोमेस्टिक जो स्ट्रगल जा रहा था, जब तक उनको सपोर्ट बाहर से पहुंचता था तब तक जो कॉलोनियल मास्टर्स थे ऑलरेडी डोमेस्टिक फ्रंट पे क्रश कर चुके होते थे इन वाइड स्प्रेड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स को। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रगल इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि बहुत दूर थे जिनके साथ ये कोऑर्डिनेट कर रहे थे, राइट। तो अगर गदर पार्टी को वेपन्स भेजने पड़ते थे इतनी दूर यूएस कनाडा से, जब तक वो पहुंचते थे या तो इंफॉर्मेशन पता लग जाती थी या रेवोल्यूशनरीज पकड़े जाते थे, या फिर जो डोमेस्टिक सपोर्ट ब्रू हो रहा था उसको कर्ब कर दिया जाता था। Another huge limitations, the last limitation was the fact that the revolutionary and militant struggle के जो groups थे, they themselves weren't united, but in fact there were regular conflicts, feuds जो कि इनके बीच में ongoing थी, जिनके कारण एक coordinated and united course of action जो है revolutionary movement नहीं ले पाया as a part of the Indian national movement, right? Now this concludes our first answer. Now let's move on to the second question, which talks about critically examining the radical humanist perspective on the Indian national movement. ठीक है, अब कौन कौन जो है ये देता है जो radical perspective है, उनमें से सबसे ऊपर जो है किसका नाम आपको याद होना चाहिए, एम.एन. रॉय का जो नाम है ये आपको पता होना चाहिए। देन इम्पॉर्टेंटली आपने बताना है कि ये जो रैडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव था जो कि एम.एन. रॉय ने आगे रखा था, किस तरह से ये इंटरप्रेट करता था या किस तरह से ये डायरेक्शन देता था इंडियन नेशनल मूवमेंट। देन वेरी इंपॉर्टेंटली इन कंक्लूजन यू हैव टू ऐड क्रिटिकल एनालिसिस, बिकॉज क्रिटिकली एग्जामिन करने को बोला है। तो क्या कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी, क्या कुछ लिमिटेशंस थी ऑफ द रैडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव that need to be put forward, and then you can end the answer by maybe giving a contemporary relevance कि किस तरह से radical humanism as a perspective जो कि interlink करता था ideas of individualism को, freedom को, emotions को, right, with the larger goal of creating a true sphere of freedom for individual and society, उसके लिए जो है किस तरह से आज भी इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड में ऐसी कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं विच रिक्वायर इट्स एप्लीकेशन, राइट। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। नाउ इम्पॉर्टेंटली एम.एन. रॉय इज regarded as the forefront thinker when we talk about the idea of radical humanism, right? Now importantly जब भी आपने एम.एन. रॉय को बताना है ना, आप एक ये ट्रायंगुलर नोशन से जो है उनके आइडिया को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, राइट। ये ट्रायंगुलर नोशन जो है इसके अंदर 3 मेन पॉइंट्स थे। The first was the idea of rationalism. Now he says even though Western liberalism जो है ये rationality की बहुत ज़्यादा बातें करने की कोशिश करता है, but क्या है इशू, एक बहुत मैसिव इशू है द फैक्ट कि ये कोल्ड रैशनलिज्म इंडिविजुअल की जो इमोशंस हैं, जो रिक्वायरमेंट है, जो सोसाइटी के साथ कनेक्शन है, उसको भूल जाता है। तो इसी के साथ साथ हमको क्या ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है एक ग्रेटर कनेक्शन की, एक रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियाज़ ऑफ इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की, जो कि इंडिविजुअल एंड सोसाइटी को बाइंड करते हैं एक साथ। अब ये इंडिविजुअल इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की नोशंस जो है कम्युनिज्म, सोशलिज्म बहुत बार बात करता है, बहुत सारी जो है इसके रिगार्डिंग वेरियस थीसिस आगे रखता है कि किस तरह से कम्युनिस्ट सोसाइटी विल बी अ सोसाइटी ऑफ एगैलिटेरियनिज्म, ऑफ एब्सोल्यूट फ्रेटर्निटी, वेयर इन द सोसाइटी वोंट बी डिवाइडेड अमंगस्ट वेरियस क्लासेस। हाउएवर सोशलिज्म के अंदर भी जो है एक मैसिव चीज मिसिंग थी, विच वाज द आइडिया ऑफ फ्रीडम, जहाँ पे जो इंडिविजुअल जो है उनकी फ्रीडम वाज कंप्लीटली सबवर्टेड टू द लार्जेस्ट
larger say state का structure, especially during the phase of transition of dictatorship of proletariat, which was viewed as violent and dictatorial by M.N. रॉय। तो ये जो तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें M.N. रॉय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। रैशनलिज्म भी, बट इसके साथ साथ इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की भावनाएं भी, एंड एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम ऑल्सो। तो ये कहते हैं ये सारी चीजें जब इकट्ठी लेके हम चलेंगे तब हम इंश्योर कर सकते हैं कि दोनों इंडिविजुअल एज वेल एज लार्जर जो कम्युनिटी है, दोनों का जो है म्यूचुअल बेनिफिट इंश्योर्ड है। तो इसी को करने के लिए अब उन्होंने क्या पर्सपेक्टिव या किस तरह से उन्होंने समझा इंडियन नेशनल मूवमेंट को। सबसे पहले तो जो रैडिकल ह्यूमनिस्ट थे ये एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करते थे टू दी आईएनसी। इनफैक्ट आईएनसी से हटके इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाने की भी कोशिश की। राइट, पहले विद इन द कांग्रेस जैसे कि इन्होंने एक लीग ऑफ रैडिकल कांग्रेसमैन बनाया था, एंड 1939 में उनसे हटके ही इन्होंने अब खुद की एक रैडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसको इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो अब इनका ये मानना था कि ये जो कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वेरीड है, कंफ्यूज्ड है, वेग है, और इनका मानना था कि ऑफन इट इज़ हैंड्स इन ग्लव विद ऑल्सो द बुर्जुआ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ठीक है, तो इसीलिए रॉय का मानना था कि ट्रूली अगर हमने एक रैडिकल आइडिया इस्टेब्लिश करना है तो वी विल नीड एन ऑल्टरनेटिव टू आईएनसी, एंड यही ऑल्टरनेटिव जो है इवेंचुअली जो एक गोल है रैडिकल ह्यूमनिज्म का ऑफ अ पार्टी लेस डेमोक्रेसी, ये यहाँ तक उसको लेके जाने में सफल होगा। ठीक है, देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली इन द 1922 गया सेशन M.N. रॉय ने खुद जो है एक मैसिव प्लान जो है ले डाउन किया था विद रिगार्ड टू रिवाइवल ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब रैडिकल ह्यूमनिज्म जो है कोऑपरेटिव इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है उस पे ज़्यादा फोकस करता था। हाउएवर वो कहते हैं ये कोऑपरेटिव इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इमर्ज होने के लिए हमें कुछ फाउंडेशंस ले करनी पड़ेंगी, इंक्लूडिंग मॉडर्नाइज करना एग्रीकल्चर को, अबॉलिश करना लैंडलॉर्डिज्म एंड जमींदारी को, अबॉलिश कर देना इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो कि ऑफन पुअर को ज़्यादा हार्म करते हैं, मिनिमम वेजेस इस्टेब्लिश करना। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है उनको लगता था बहुत ज़्यादा नेसेसरी है फॉर क्रिएटिंग अ कोऑपरेटिव इकोनॉमी। इसी के साथ साथ उनका ये भी मानना था दैट व्हेन वी वर्क ऑन दीज आइडियाज़ जो कि वर्कर्स एंड पेजेंट्स के लिए काम करेंगे, इट इज़ ओनली देन दैट आईएनसी जैसी पार्टीज जो हैं अपना बुर्जुआ बेस हटा के ट्रूली मास बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज जो है बन पाएंगी। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंटली M.N. रॉय वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ द गांधीयन प्रोग्राम। ठीक है, अब इनका क्या मानना था? इनका मानना था कि देखिए मार्क्सिज्म हैज सर्टेन वेरी वेरी गुड थिंग्स टू से, हाउएवर बोथ आईएनसी एंड गांधीइज्म इज एंटीथेटिकल टू मार्क्सिज्म। However, M.N. रॉय and radical humanist perspective also believe that a wholesale application of the kind of scientific socialism or Marxism जिसकी बात की थी कार्ल मार्क्स ने या जिसकी बात लेनिन करते थे या यूएसएसआर में अप्लाई हो रहा था, वो इंडिया के लिए सही नहीं है। राइट, तो इनका मानना था कि मार्क्सिज्म itself needs certain tweaks for it to be applicable for the benefit of the entire humanity। ठीक है, तो ये इन्होंने कैसे किया? ये इन्होंने बोला कि मार्क्सिज्म के आइडियाज के अंदर हमें मोरालिटी एंड फ्रीडम ऐड करने की जरूरत है। तो आपको याद है ना 3 ट्रायंगल, तो क्या मिसिंग था उसमें? मार्क्सिज्म के अंदर ये मोरालिटी एंड फ्रीडम के आइडियाज जो है सिवियरली मिसिंग थे। तो कहते हैं इवन दो मार्क्सिज्म एंड इनके नोशन ऑफ इगैलिटेरियनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसके साथ साथ हमें इसमें आइडियाज ऑफ मोरालिटी एंड फ्रीडम जो है वो भी इंक्लूड करने पड़ेंगे। राइट, अब वेरी इंपॉर्टेंटली M.N. रॉय जो है थ्रू आउट कांग्रेस को जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे, बिकॉज उन्होंने बोला कि जो लार्जर वर्ल्ड फ्रीडम का आइडिया है उसको आईएनसी समझ नहीं पा रहे हैं। इनफैक्ट इसी बेसिस पे उन्होंने क्रिटिसाइज किया था कांग्रेस का स्टैंड अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जहाँ पे उन्होंने बोला इवन ओवर एंड अबव जो हमारे ब्रिटिश कॉलोनियल मास्टर है इज अ लार्जर थ्रेट टू आवर फ्रीडम एंड ह्यूमैनिटी विच इज व्हाट फासिस्ट फोर्सेस। सो ही सेड दैट इन दिस इंटरिम पीरियड वी शुड जॉइन हैंड्स विद ब्रिटेन बाय सो एज टू defeat the greater enemy of fascism which will not only be a threat to the colonial masters but also to India in the
फ्यूचर। इंपॉर्टेंटली जो गांधीइज्म था उनके अकॉर्डिंगली सबसे इंपॉर्टेंट जो है आइडियोलॉजी थी जो कि क्लास कोलैबोरेशन अलाउ करती थी। अब ये क्रिटिसिज्म गांधी जी का टाइम एंड अगेन प्रोवाइड किया गया है, राइट? क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, नॉन वायलेंस करनी है। एंड अ लॉट ऑफ मार्क्सिस्ट एंड सबाल्टर्न स्कॉलर्स से दैट दिस वर्कड फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंडिजिनस बोर्जुआ, क्योंकि अगर वायलेंस होती है तो किसकी प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचता है? बोर्जुआ की प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचता है, राइट? इनफैक्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन एम.एन. रॉय हैड सेड कि गांधीइज्म और इसके अंदर का ये जो अहिंसा के ऊपर ओवर एम्फेसिस है, ये खुद की ही एक इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है गांधीइज्म की, जिसके कारण गांधीइज्म कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता इन एनी कॉन्टेक्स्ट। साथ ही में ही वॉज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल ऑफ गांधी जी कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ड्यू टू चौरी चौरा। वाई? बिकॉज उनका मानना था दैट अब इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जब इतने मासेस आने लग गए थे, जब ट्रूली अब एक मास मूवमेंट बन रही थी, तब ये आपने स्वराज प्रॉमिस कर दिया एंड मासेस आपके साथ जुड़ भी गए, बट एक इतने छोटे से इंसिडेंट के कारण आपने एक इंटायर मूवमेंट जो है उसको कैंसिल कर दिया, जिसके कारण इतनी मेहनत से जो ये मासेस ने एक स्ट्रगल क्रिएट की थी, दैट वाज ब्रॉट डाउन बाय गांधी जी अपॉन हिज whims एंड फैंसीज। साथ ही में व्हेन इट केम टू द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ गांधी जी, जो कि वो ड्यूरिंग द एब पीरियड ऑफ मूवमेंट फॉलो करते थे, व्हेन इट केम टू द आइडियाज ऑफ सर्वोदय, व्हेन इट केम टू मूवमेंट्स अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, इनकरेजिंग ऑफ चरखा, खादी इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, इन सब को भी एम.एन. रॉय ने इनएडिक्वेट बुलाया व्हेन इट केम टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक नीड्स। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या बोला कि जो चरखा, खादी, इन सब की बात कर रहे हैं, वो कभी भी इंडिया की मासेस के लिए इनफ नहीं होगा। वाई? अगर हम आज भी कंपेयर कर ले, है ना, फैब इंडिया बोलता है हम तो भैया बड़े खादी जो है चरखों पे बनाते हैं, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री में बनाते हैं, बट बिकॉज वो इतनी स्मॉल स्केल पे बन रहा होता है तो उनका प्राइस कभी भी मास प्रोड्यूस गुड्स जो है उनसे कंपीट नहीं कर पाएगा। अब अगर आपकी पॉपुलेशन इतनी गरीब है तो वो फैब इंडिया का कपड़ा थोड़ा डालेगी, वो तो जो मास बेस्ड प्रोडक्ट्स है उसी का कपड़ा डालेगी, बिकॉज दैट इज ऑल दैट दे कैन अफोर्ड, राइट? एंड यही आर्ग्यूमेंट एम.एन. रॉय का था अगेंस्ट गांधी जी कि वो इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द कंट्री जो है उसको ही नहीं समझा पा रहे। वेरी इंपॉर्टेंटली रॉय जो है एंड जो हमारे रेडिकल ह्यूमनिस्ट थे, ये कॉन्सर्ट पर्सुएजन के अंदर जो है बिलीफ रखते थे, एंड इसको इन्होंने न्यू ओरिएंटेशन भी बुलाया। ठीक है, जहां पे कंसर्टेड एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे टू एंश्योर चेंज एंड द वे इन विच आवर फ्रीडम स्ट्रगल कैन मूव अहेड। वेरी इंपॉर्टेंटली फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड पॉलिटी, ही बिलीव्ड कि पार्टी लेस ऑर्गेनाइज्ड डेमोक्रेसी, बिकॉज पार्टीज ही सॉ एज अ डिन ऑफ करप्शन, ऑफ नेपोटिज्म, ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, राइट? उन्होंने बोला कि पार्टी लेस डेमोक्रेसी हमको चाहिए एंड साथ ही साथ में एक कोऑपरेटिव इकोनॉमी चाहिए। वाई? सो दैट वी कैन इंश्योर टू थिंग्स, वन दैट इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड इंडिविजुअल्स कंसर्न, जो इंडिविजुअल की पोटेंशियल है, दैट इज एट द सेंटर ऑफ द इंटायर स्ट्रैटेजीज दैट वी ड्रॉ अपॉन। साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली सोसाइटी और जिस तरह से सोसाइटी बिहेव करती है वो भी किस तरह से होना चाहिए टू इंश्योर दैट इंडिविजुअल शुड नॉट फील ऑप्रेस्ड और सप्रेस्ड, बल्कि इनफैक्ट इंडिविजुअल शुड फील कि उनकी पोटेंशियल और ज्यादा डेवलप हो रही है, बिकॉज सोसाइटी उनको वो क्रेडिबल मीन्स प्रोवाइड कर रही है जिनसे वो अपनी सेल्फ ग्रोथ जो है वो इंश्योर कर पाए। However, despite these radical ideas which were put forward, there were a number of criticisms which were also afforded to the radical humanist perspective. Firstly, it was believed that radical humanism, despite all its claims, was very partisan, especially to Marxism. So even though Marxism को reform करने की बात करते हैं, but अभी भी अगर एक तरह से इनकी loyalty हो to an ideology, तो Marxism की तरफ थी। Furthermore, ये कहते हैं कि इनके जो ideas थे about the Indian national movement के strategies अपनानी चाहिए, वो बहुत ही vague थे। So they were based on criticizing INC, it was based on criticizing गांधी जी, but what do we do apart from that? उसके अंदर इनके जो ideas थे बहुत ही ज़्यादा बड़े या grand and ambiguous थे, जिनको implement करना was very very difficult. Furthermore, obviously इनके कुछ unpatriotic stances को भी काफ़ी ज़्यादा criticize किया गया, especially the support that they gave to the British colonial masters during World War II against fascism rather than backing the Indian national movement led by Quit India movement, जो कि इस दौरान
दौरान चल रही थी. However, despite this criticism, there are certain important lessons that we can take from radical humanism, especially for contemporary India, particularly the importance that it lays on individual and the need to fulfill the potential and development of the individual. So today, when we see curbs on human rights, when we see oppression of minorities, when we see the ideas of communities often overpowering individual rights, especially say women's rights, etc., one needs to question कि जितनी भी हमारी development है, जितनी भी हमारे constitutional progresses हैं, जितने भी constitutional measures हैं, जितने भी judgments, etc. हैं, do they cater to the upliftment of each and every Indian citizen in the country, right? This was the idea जो कि radical humanists आगे रखते हैं, जहाँ पे ना ही सिर्फ egalitarianism and fraternity की बात की जा रही थी, but also one of the ways of moving ahead was to ensure that there was utmost freedom which was allowed for every individual, along with a streak of morality, so that individuals were also able to cultivate the idea of right and wrong to be able to utilize complete potential of the freedom that has been bestowed upon them. ठीक है, सो ऑन दिस बेसिस आप एक रेलिवेंट एक जो कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस है वो भी ड्रॉ आउट कर सकते हैं रेडिकल ह्यूमनिज्म की, एंड ऑन दिस नोट आप जो है आंसर उसको कंक्लूड कर सकते हैं. राइट, दिस वाज ऑल फॉर टुडे. होपफुली आपको ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आ गए होंगे. इनके पीडीएफ्स इंपॉर्टेंटली हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हैं, राइट, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं. PSIR फॉर UPSC एंड PCS जो है नाम है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, एंड यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ द सेम. राइट, दिस वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.